ओके, सो ब्रेक से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्जेस पढ़े, फिर हमने रिंग चार्जेस का भी पढ़ा, और फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा, पॉइंट चार्ज के लिए भी और लाइन चार्जेस के लिए भी। सही। सो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं ड्यू टू डायपोल। सो डायपोल आप लोग को हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल किसे कहते हैं। यानी दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, मगर दोनों अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और दोनों के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल डी स्मॉल डिस्टेंस है। तो इसको हम स्पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, या पॉजिटिव और नेगेटिव, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड विद सम स्मॉल गैप। ओके, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द डायपोल। अब अगर ये डायपोल हो तो इसको हम अगर सोर्स चार्ज के तौर पे कंसिडर कर लें, तो फिर जो है यानी इलेक्ट्रिक यानी जो कोई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सही। तो वो हम पॉइंट करते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डायपोल वी नो दैट डायपोल मस्ट हैव टू ऑपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड चार्जेस, while point charges may be positive or negative, both positive and negative having unit magnitudes. Now we have to study the effects of dipoles having charges plus q and minus q on the test charge placed at point P, that is the point of observation. Okay. दानिश, दानिश आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है सर। वो मसला था सर, एक क्लास खत्म हुआ है तो सर मुझे पता नहीं था कि दोबारा से स्टार्ट होगा, तो मैंने सर शफीक से बात की, उसने जी। कहा कि आप दोबारा लॉगिन हो जाएं। ओके, हाँ। एक्चुअली हाँ, जो टाइम होता है जूम का तो वो ख़त्म हो जाता है, तो उस वजह से हम एक जो है वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा लॉगिन हो जाता हूँ, दूसरा लिंक मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके सर। सॉरी सर, बोले कि सर मेरा आज पहला दिन है तो सर मुझे मतलब थोड़ा मसला है ना सर, इसलिए ठीक। सर। ठीक है सर। हाँ, मुझे मुझे आप डिस्टर्ब से लग रहे थे, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं नहीं सर, सॉरी सर, बस क्वेश्चन नहीं है सर। क्लास लेता हूँ सर, फिर मतलब नोट्स भी देख दो, तो अगर फिर मसला होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। ओके ओके, सही। ओके। और और तो ये है डायपोल। सही है। और ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। अच्छा। सो अच्छा। सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं इस डायपोल की मदद से। सही। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू वी वन इज इक्वल टू क्यू ओवर फोर पाइप साइलन आर वन। ये इससे पहले हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा, हमने प्रूव किया। वी की वैल्यू आ रही थी क्यू डिवाइड बाई फोर पाइप साइलन आर। ई के लिए यहाँ पे आर स्क्वायर आता था, और वी के लिए अब यहाँ पे आर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, अब ये माइनस क्यू है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी डायपोल में, मगर एक प्लस होगा और दूसरा सिर्फ माइनस होगा, सिर्फ फर्क यहाँ पे आएगा। तो इसलिए वी टू जो होगा यानी ड्यू टू माइनस क्यू, वो होगा माइनस क्यू ओवर फोर पाइप साइलन आर टू। सही है। अब ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये थोड़ा ऊपर है, तो इसलिए ये इससे आर वन के फासले पर है, और यहाँ से आर टू की, यानी आर टू इज़ ग्रेटर देन आर वन। ओके। कितना ग्रेटर है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस होल डायपोल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। इसकी वजह से पोटेंशियल वी वन था, इसकी वजह से पोटेंशियल वी टू है। सही।
सो V1 प्लस V2, इन दोनों को ऐड करें, सो Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R1 माइनस Q डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन R2, ठीक है। Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इसको कॉमन लें, यहाँ से हमारे पास 1 ओवर R1 रह गया और यहाँ से 1 ओवर R2 रह गया। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2, तो यहाँ पे R2 माइनस R1 आ जाएगा, सही। इसको इक्वेशन नंबर 1 फिलहाल कहें। अच्छा, यहाँ पे फिर अगेन राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी बनता तो हम बना देते हैं, और उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। असल में राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री सारी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस करती है, किसी और ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और वो उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बेस्ड नहीं करती। तो हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है, स्पेशली जहाँ पे एंगल्स वगैरह आते हैं तो वहाँ पे ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्राइंगल को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, सही है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये इसके साथ 90 डिग्री बनाए। सो एक अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। बाकी जैसे भी हो, मगर एक उसमें से कम 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करते हैं ताकि यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए, सही। सो जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है साइड, उस साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये थीटा, सही है। और थीटा इज ये जो हम इसको परपेंडिकुलर कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा क्या, बेस, सही। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है R1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ पे R2 है। क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन बिल्कुल सीधा यहाँ पे ड्रा किया है, तो इट मीन्स कि जो ये डिस्टेंस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है, ठीक है। सो और R2 तो हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक, तो इट मीन्स कि ये जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी R2 R1 से इतना बड़ा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली R2 माइनस R1, यानी R2 दिस होल R2 माइनस दिस R1 इज इक्वल टू दिस पोर्शन, ओके। सो दिस इज R2 माइनस R1, तो एक साइड R2 माइनस R1 हुआ, दूसरा D हुआ। D इज द गैप और द सेपरेशन बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, डायपोल का जो डिस्टेंस है वो सेपरेशन, वो ये D है, सही। सो अब cos थीटा हम अप्लाई करते हैं, cos इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस की वैल्यू हमें पता है वो है R2 माइनस R1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है D, सो R2 माइनस R1 और D, सही। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से R2 माइनस और R1 इज इक्वल टू और D cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1 है, तो इसको हम D cos थीटा से रिप्लेस करेंगे, सही। फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, अब आते हैं हम R2 माइनस R1 का जो वो है, एज द डिस्टेंस बिटवीन डायपोल इज टू स्मॉल। हाँ, मैंने आपको बताया था ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का ये बहुत ही छोटा होता है, सही। सो हम ऑलमोस्ट ये कह देंगे कि R1 और R2 दोनों बिल्कुल, अगर ये बहुत ही कम है तो इट मीन्स कि R1 और R2 बहुत ही स्मॉल हैं, और अगर इनका स्क्वायर लिया जाए तो ये तो बिल्कुल बहुत ही यानी डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट आएगा, सही है ना। तो कम का जब स्क्वायर लिया जाता है तो और भी कम हो जाता है, सही है ना। अब देखिए 0.002, अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ तो ये 0.00004 हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, सही। तो इसलिए अगर ये R पहले से कम था, तो अगर ये इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये और भी कम होगा, तो इसलिए हमारी हम ये कह सकते हैं कि R1 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू R2, सही। तो R1 R2 इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, सही, वो R स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, ये असल में इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इससे रिप्लेस करेंगे, और इस इक्वेशन ये नीचे जो है इसके लिए हम असल में ये कर रहे हैं, सही। ओके, सो यहाँ पे आप देखें V is equal to putting the values of equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. So we have
V इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर जो है वो R2 माइनस R1 था, नीचे R स्क्वायर था, ठीक है, R1 R2 था, तो हमने R1 R2 की बजाय R स्क्वायर लिख दिया और इसकी बजाय D cos थीटा लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे V तो फाइंड हो गया, अब आपने E को अगर फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो ये एक मैक्सवेल थ्योरम है। मैक्सवेल थ्योरम आप लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, सही है। मैक्सवेल थ्योरम ये E इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V का मतलब है माइनस और ये और इनटू V, सही, माइनस ये आप लोगों ने ग्रेडियंट पढ़े होंगे, सही। कर्ल और ग्रेडियंट ऐसा, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है। पार्शियल डिफरेंशिएशन दूसरे जो डिफरेंशिएशन है उससे आसान होती है। इसमें ये होता है कि एक टर्म जो वेरिएबल होता है जिसके लिए आप जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, वो तो उस पर अप्लाई होगा, मगर बाकी जो हैं वो कांस्टेंट होंगे, सही। सो इसलिए ई जो भी है इसके में, यानी अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लूँगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप लोगों को याद हो तो उसके कंपोनेंट्स ये थे आर थीटा फाई, सही। अब चूंकि वी ये आ गया है तो इसका मैं बस ये ग्रेडियंट ले लूँगा तो बस आसान हो जाएगा, सही। सो पार्शियल हर कंपोनेंट के अलग अलग, इस कंपोनेंट के लिए अलग, इस कंपोनेंट के लिए अलग, इस कंपोनेंट के लिए अलग, सही। सो आप लोग देख सकते हैं कि पार्शियल और पार्शियल आर, सही, आर, और ये पूरा मैंने लिख लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डी क्यू डी कॉस थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अच्छा, फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर है। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं करूँगा, सो पार्शियल और पार्शियल थीटा, और ये पूरा फिर दोबारा लिख लिया मैंने, सही, और प्लस ए थीटा। अच्छा, फिर फाई के लिए आप लोगों को अगर याद हो इसका अपना प्रूफ भी है, 1 और आर साइन थीटा, ठीक है, और डी और पार्शियल फाई ऑफ दिस होल थिंग, सही, इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई, सही। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आर है, थीटा भी है, मगर फाई इसमें नहीं है, तो ये पोर्शन तो हो जाएगा पूरा का पूरा ज़ीरो, बिकॉज there is no phi term, so this whole will be x as the constant for this phi, so that is why we will have zero value, okay। अच्छा, मगर इसमें थीटा और आर है तो इसलिए ये बाकी ज़ीरो नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए आर है तो इसलिए आर पे तो अप्लाई हो जाएगा, ये बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाला, क्यू डी कॉस थीटा और 4 पाई, थीटा भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, आर के लिए। फोर पार्शियल में इस तरह ही होते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन में, ठीक है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव में। सो ये आर स्क्वायर है नीचे, तो ऊपर जाके आर रेशल पावर -2 हो जाएगा, सही। अच्छा, और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो -2 नीचे आ जाता है, आपको पता है, -2 -1, तो ये आर रेशल पावर -3 हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर जो है इसके बाद है क्यू डी और 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, फिर बाहर निकाल लिया, और कॉज पे जो है यानी कॉस थीटा है, तो ये बाकी कांस्टेंट होंगे, सिर्फ थीटा इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, डेरिवेटिव। सो कॉस थीटा का है माइनस साइन थीटा, सही, और बाकी इसके ये कांस्टेंट होंगे, और फाई वाला पोर्शन तो वैसे भी ज़ीरो हो गया है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा, सही है। बस इसको बाकी जो है सिर्फ सिम्प्लिफिकेशन है। सो बी तो हमने फाइंड किया डायपोल का, मगर ई को फाइंड करने हमने मैक्सवेल का ये इक्वेशन यूज़ किया, सही। सो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं ओवरव्यू करूं तो ये देखें, ओवरव्यू आप लोग थोड़ा सुन लें। पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस पढ़ दी। ड्यू टू पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि सोर्स चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, सोर्स चार्जेस हमारे पॉइंट चार्जेस हैं।
और तो उससे हमने ई की वैल्यू फाइंड की थी जो कि हमारे पास आ रही थी Q/4 और इसके कंपोनेंट्स भी आ रहे थे। ठीक है, ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर सेंटर पे है, सेंटर टॉप पे है तो एक होगा, साइड पे है तो दूसरा होगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे इसका आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, आप लोगों ने इस तरह करना है कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज ले लेना है, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज ले लेना है, यहाँ पे भी सोर्स चार्ज और यहाँ पे भी सोर्स, यानी स्क्वायर फॉर्म में इस तरह सोर्स चार्ज, और ये आप लोगों का होगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा ये सही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये भी इस पे अप्लाई करेगा तो इसके अपने दो कंपोनेंट्स बनेंगे। ठीक है, एक ये और एक ये नेट ई है और ये ई एक्स और ई वाई। इसी तरह ये भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ई और एक ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पर आप लोगों ने बाद में खुद चेक करना होगा। अच्छा, इसी तरह ये भी अप्लाई होगा, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरह ये भी अप्लाई करेगा तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये और एक ये। फिर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो आप लोगों ने सिर्फ ये देखें, ये ऊपर दो ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और ये दो जो हैं वो नीचे अप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों भी इस दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर लेगा और ये वाला इसके इफेक्ट को कैंसिल कर लेगा। ये तभी होगा जब इन चारों की स्क्वायर शक्ल में, यानी स्क्वायर बॉक्स के कॉर्नर पे पड़े हुए हों, ताकि पॉइंट ऑफ सेंटर में हो, ताकि सबका फासला सेम हो। पहली शर्त ये है। और दूसरा ये है कि इन चारों की वो जो कोलम्बिक वैल्यू है, यानी जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो भी सबकी सेम हो, तो तब जाके ये इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, एनी हाउ, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि ये लाइन चार्जेस हैं और लाइन चार्जेस, ठीक है, ये एक हाइट है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ये देखिए, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, सही है। ठीक है, तो ये वो ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे जो बंदा खड़ा है, ठीक है, ये इससे इसकी एक मैं हाइट कह देता हूँ, तो ये जेड की वैल्यू हो गई, ये वाली जेड की वैल्यू हो गई, सही। तो अगर अब मैं ये कहूँगा कि इस ट्रांसमिशन लाइन को मैं कितना ऊपर रखूँ ताकि अगर मैं जितना ऊपर इसको रखूँगा तो जेड की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, सही। तो मैं किधर मैं इंस्टॉल करूँ ताकि इसकी ये जो नीचे बंदा खड़ा है ये इसकी रेंज से बाहर चला जाए, नहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसको अफेक्ट ना करे, सही। तो इसके लिए आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट शुड बी द हाइट टू कीप इट्स ऑन द सेफ साइड। या हम क्लियरेंस में जब करते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन को दूसरे ट्रांसमिशन लाइन से अलग करते हैं तो इसको क्लियरेंस, इंजीनियरिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए भी ये नहीं, ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, सही। ओके, सो हमारा तरीका होता है कि हम पहले स्मॉल पोर्शन लेते हैं। देखिए, ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन है, हम स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ स्मॉल पोर्शन लेके तो बाकी को इग्नोर कर लेते हैं, नहीं नहीं, हम स्मॉल पोर्शन को ले लेते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो ले लेते हैं। ये एक तरीका होता है। आपने अगर याद हो इंजीनियरिंग में वो गाजेस ला आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ये पूरा सरफेस आप लोगों ने, ये पूरा क्लोज सरफेस है, आप लोगों ने इस तरह के, ये नहीं जिस तरह फुटबॉल में एक स्मॉल स्मॉल पीसेस होती हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने एक एक कंसिडर की और फिर सबको यानी ऐड किया या इंटीग्रेशन अप्लाई करना है या समेशन करना, एक ही बात है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने इसको सम अप किया तो फिर पूरा क्लोज सरफेस आपने कंसिडर किया, मगर पहले से आपने फ्रैक्शंस लिए, फिर आपने यहाँ पे भी इस तरह पहले फ्रैक्शन और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करके होल लेंथ को कंसिडर किया। ठीक है, तो ये तरीका था हमारा इसमें। ठीक है, फिर हमने राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने आपको अभी बताया कि हम इंटेंशनली इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि
हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है। और यहाँ पे कम चूँकि कंपोनेंट्स भी बनते तो कंपोनेंट्स में साइन थीटा कॉस थीटा आते, तो इस वजह से भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि वो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को भी पाइथागोरस थ्योरम से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्जेस। और हमने देखा था कि ई वाई कंपोनेंट जो है वो एक्टिव कंपोनेंट था। उसकी वजह ये है, देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो जाहिर बात ये इसको ऊपर ही पुश करेगा ना, साइडों पे। यहाँ पे इस साइड पे या इस साइड पे तो पुश नहीं करेगा, इसको जो पुश मिलेगी वो ऊपर की साइड ही को मिलेगी, इस साइड पे नहीं मिलेगी। ये वाला साइड एक्स है, ये ई एक्स है, तो यहाँ पे चूंकि पुश इसको नहीं मिलेगी तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ई एक्स इज इक्वल टू 0 एंड नाउ ई वाई। ठीक है, ये ई वाई है। ठीक है, तो ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज ओनली एक्टिव कंपोनेंट इन दिस केस। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये देखिए गार्डरिंग का पढ़ा। गार्डरिंग मैंने आपको अभी बताया कि गार्डरिंग ये ट्रांसमिशन लाइन के इर्द गिर्द इस तरह का आप लोगों ने एक रिंग देखा होगा, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन नहीं, ये इंसुलेटर्स। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटर्स, ये देखिए ये बीच में इंसुलेटर्स लगे हैं और ये साइडों पे उसका जो है, ये नहीं, अभी मेरी ड्राइंग भी ठीक नहीं है मगर इस तरह, ठीक है, ये इंसुलेटर्स हैं और ये इसके इर्द गिर्द यहाँ पे भी होगा और इस साइड पे भी एक रिंग होता है। सही, आप लोग पिक्चर्स में भी, गूगल इमेजेस में भी देख सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइन में लाइव ऑब्जर्वेशन भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये असल में इसलिए लगा हुआ होता है कि चूँकि ट्रांसमिशन लाइन इसके साथ कनेक्ट होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से ही इंसुलेटर पे भी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आता है। इस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि इसका बोझ, इस पे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए और वो जो स्ट्रेस है वो असल में इन पे आ जाए, ताकि इस पे बोझ कम हो जाए। ठीक है, जब जब भी चार्जेस, अगर लेट सपोज इस पे 100 चार्जेस आनी थी, तो अब इसमें से 50 इधर उधर चली गई तो 50 इस पे रह गई, तो जब चार्जेस कम रह गई तो इट मीन्स के इस पे अब स्ट्रेस कम हो गया। ठीक है, तो ये गार्ड रिंग का असल में ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब इस गार्ड रिंग, ठीक है, पे जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने ये देखिए ये रिंग चार्जेस हमने लिए और हमने इस बिल्कुल सेंटर के ऊपर, ये सेंटर है उसका, सर्कल का सेंटर है, ये उसके बिल्कुल ऊपर हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको टॉप व्यू इन्होंने वो की है, शो की है। ठीक है, फिर अगेन हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट, अगेन यहाँ पे ई वाई है क्योंकि ऊपर ही इसको पुश मिलेगी, साइडों पे इसको पुश नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की। फिर हमने पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टेज को कहते हैं, एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा पोटेंशियल है, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द बर्डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे हमने इसका मुजाहिरा भी किया। मैंने आपको अभी बताया कि अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों, ये देखिए यहाँ पे गलती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से यहाँ पे शो किया था। पॉइंट बी असल में ये है, अगर ये दोनों एक ही पोटेंशियल सरफेस पे हो, फिर तो जाहिर बात है इसका जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज में। सही, ओके, सो वी ए की वैल्यू ये आ गई थी, वी बी की वैल्यू ये आ गई थी, दोनों को हमने माइनस किया, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई थी। ओके, फिर हमने लाइन चार्जेस की मदद से वो फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर डायपोल का। ठीक है, तो ये डायपोल किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को अलग कर दें एक स्मॉल गैप से, तो ये हुआ दोनों की सेम मैग्नीट्यूड हो, ये होगा डायपोल। इस डायपोल की मदद से जो है, यानी एक भी इस पे, एक ये अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अप्लाई करेगा इस पॉइंट पे, ये भी अप्लाई करेगा इस पॉइंट पे, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो हमने फाइंड किया था v की सूरत में। तो v की वैल्यू भी फाइंड की और फिर हमने e की वैल्यू भी फाइंड की बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, सो अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है
तो अभी भी पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं है तो फिर आप लोग ग्रुप में बाद में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं है? ओके, मैंने अटेंडेंस ले ली है। मैं जो पार्टिसिपेंट है इसका मैं वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो ये मेरी अटेंडेंस हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।